वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं मनीष कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, डिग्री कॉलेज मनिका, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां हम बातें करेंगे अगस्त कॉम्ट की और उनके एक महत्वपूर्ण सिद्धांत लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, त्रिस्तरीय नियम की। व्यूअर्स, यह सिद्धांत आप सभी को या तो ग्रेजुएशन के CC1 के फर्स्ट टॉपिक में सहायता करेगा या फिर यह PG लेवल पर या कॉम्पिटिटिव ऑल एग्जामिनेशंस में जहां आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो या फिर आप जहां कहीं भी सोशियोलॉजी की बातें करेंगे वहां यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण और सहायक भी है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र का पिता या जनक अगस्त कॉम्ट को ही कहा जाता है। सबसे पहले सन 1838 में उन्होंने ही समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था और समाजशास्त्र की व्याख्या भी की थी। अगस्त कॉम्ट का पूरा नाम इसोडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट था। उनका जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान में हुआ था। 1835 में उनकी शादी कैरोलिन मशीन नाम की एक युवती से हुई थी और 1842 में उनका उस युवती के साथ तलाक भी हो गया था। आप सभी जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट बचपन से ही काफ़ी मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके अंदर एक विलक्षण क्षमता थी। वो जो भी बातें पढ़ते थे वह पूरी तरह से उन्हें याद हो जाया करती थी और अपने मित्रों के बीच कॉलेज स्तर पर आते आते तक वे एक फिलोसफर के रूप में विख्यात हो चुके थे। डियर व्यूअर्स, आप सभी जानते हैं कि 1830 में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी लिखा था, जो 6 खंडों में विभाजित है और उसका प्रथम खंड 1830 में ही प्रकाशित हुआ था। आप एक बात और अच्छे से जान रहे कि सबसे पहले अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सोशियोफिजिक्स कहा था, लेकिन क्वेटलेट नाम के एक विद्वान बेल्जियम के जो थे उन्होंने सोशियोफिजिक्स शब्द का इस्तेमाल कहीं कर लिया था। अतः अगस्त कॉम्ट ने इसे समाजशास्त्र शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे अगस्त कॉम्ट के दिमाग में एक बात हमेशा चलती थी कि जैसे नेचुरल साइंस में, प्राकृतिक विज्ञान में किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, उसकी संभावना व्यक्त कर ली जाती है, वैसे ही हमारे समाज के लिए भी कुछ एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता है। इसलिए वो समाज को पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करते हुए और एक विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन करना चाहते थे। उनके अंदर एक अजीब सी प्यास थी। हमारे अगस्त कॉम्ट के साथ एक बहुत अच्छी बात यह थी कि वे समाजशास्त्र को पूरी तरह से विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते थे। 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, यूरोपीय क्रांति, ये ऐसी परिस्थितियां थी जिसने पूरे विश्व के अंदर समाज को हिलाकर रख दिया था। लोग शारीरिक रूप से काम करने के बदले मशीन की उपयोगिता बढ़ा चुके थे, मशीन का प्रयोग ज़्यादा होने लगा था। साथ ही साथ वहाँ आप देखेंगे कि उनके दैनिक जीवन में जो जीवन अपना कृषि कार्य पर आधारित था वह परिवर्तित होते होते मशीन और फैक्ट्री में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी मजदूर की तरह लोग हो चुके थे। उनके जीवन शैली में परिवर्तन आ गया था। वे ग्रामीण संरचना से बाहर निकलकर शहरों की ओर आकर्षित हो रहे थे, उद्योगों की ओर आकर्षित हो रहे थे, उद्योगों में अपना जीवन यापन करते थे। तो उनके पूरे जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, जिससे पूरे समाज में एक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। पूरे समाज के अंदर एक उथल पुथल की स्थिति हो गई। जो भी चीज़ें पहले से प्रैक्टिस में थी, क्रियाकलाप में थी, वे परिवर्तित होती चली गई और आगे चलकर यह समाज के विभिन्न व्यवस्थाओं को अलग अलग रूप से या तो इफेक्ट करने लगी, प्रभावित करने लगी, या फिर उस पर हावी होने लगी या उसको परिवर्तित करने लगी। इन सब परिस्थितियों से उस समय के तत्कालीन सभी विचारकों ने यह महसूस किया
कि इस बदली हुई स्थिति का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। अगस्त कॉम्ट के मन में भी यह जिजीविषा पनप रही थी और इन्हीं की तरह विचार रखने वाले सेंट साइमन, जिन्हें हम संत साइमन भी कहते हैं, उनके संपर्क में अगस्त कॉम्ट आते हैं और अगस्त कॉम्ट और संत साइमन मिलकर समाज शास्त्र को एक व्यापक रूप से वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय के रूप में निर्मित करते हैं, स्थापित करते हैं। हमारे अगस्त कॉम्ट ने सबसे पहले जब इसे सोशियो फिजिक्स कहा था, उस समय ही समाज के भौतिक परिस्थितियों को ज़्यादा रूप से अग्रसारित किया, ज़्यादा उसे महत्व दिया और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। उन्होंने समाजशास्त्र को कभी भी कला या दर्शन के रूप में स्थापित करने का नहीं विचार किया था। उनके अंदर यह हमेशा प्रयास रहता था कि यह समाजशास्त्र पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाना चाहिए और समाज की सभी स्थितियों को वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके और उसका पूर्वानुमान लगाया जा सके। उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की महारानी की भी संज्ञा दी है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों से ऊपर है। आइए अब हम चलते हैं उनके त्रिस्तरीय नियम की तरफ, जहां उन्होंने अपने व्यापक रूप से द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी ग्रंथ में, पुस्तक में बताया कि समाज के उद्विकास का क्या क्या स्तर था। उन्होंने साफ साफ यह बताया है कि मनुष्य का भौतिक विकास ही समाज का उद्विकास है। जब मनुष्य की भौतिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, मनुष्य जब अपने जीवन शैली में हर तरह से अपने दिनचर्या में जो परिवर्तन लाता है, वह उसका भौतिक स्थिति कहा जाता है और उसके भौतिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को ही उन्होंने पूरी तरह से एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में माना और उन्होंने माना कि मनुष्य का उद्विकास सबसे निचले स्तर से ऊपर की ओर लगातार हुआ है। इस कड़ी में आगे आते हुए उन्होंने मनुष्य के विकास के क्रम को 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया। पहला स्तर था धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज और तीसरा वैज्ञानिक स्तर यानी पॉजिटिव स्टेज, साइंटिफिक स्टेज, जिसे हम बाद में पॉजिटिविज्म ही कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, धार्मिक स्तर को उन्होंने 3 उप स्तरों में बांटा, 3 हिस्सों में बांटा। यानी मनुष्य के उद्विकास के क्रम का पहला स्तर जो धार्मिक स्तर था, उस परिस्थितियों में क्या होता था कि मनुष्य आरंभ में ही एक से एक दैविक घटनाएं होती थी। जैसे कभी तूफान आता, कभी बाढ़ आ जाता, कभी पहाड़ से पत्थर भटक जाते, कभी कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती थी जिसके कारण से वह भयभीत और विचलित हो जाया। इन परिस्थितियों को वह ईश्वर की देन या किसी अज्ञात शक्ति की देन मानकर और उसके प्रति अपनी आस्था और आसक्ति व्यक्त किया करता था। वह यह मानता था कि यह कोई अज्ञात शक्ति है जो हमारे लिए या हमारे ऊपर यह सारा प्रकोप, यह सारी एक्टिविटी या गतिविधियां कर रही हैं। वह पूरी तरह से उन धार्मिक शक्तियों के बीच एक एक करके नतमस्तक होता चला गया। यही धार्मिक स्तर था। यानी यह किसी भी वस्तु या किसी भी आस्थावान स्थान के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने लगा, जिसे हम धार्मिक स्तर कहते हैं। धार्मिक स्तर को अगस्त कॉम्ट ने 3 उप स्तरों में डिवाइड किया है। जीवित सत्तावाद, फेटिसिज्म, बहुदेवत्ववाद, पॉलीथिज्म और एकेश्वरवाद, मोनेथिज्म। जीवित सत्तावाद के बारे में स्पष्ट रूप से अगस्त कॉम्ट ने यह बताया है कि आरंभ में मानव का जीवन अत्यंत ही कष्टकर और दुश्वार था। उसके सामने कोई भी विकसित परिस्थिति नहीं थी। वह गुफाओं कंदराओं में रहता था, आखेट की अवस्था में रहता था, कच्चे भोजन किया करता था, मांस मछली खाता था और ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आती थी कि उसके रहने का कोई अस्थायी ठिकाना नहीं था। वह दिन रात भ्रमण किया करता था और लगातार अपने जीवन शैली में भयभीत और परिवर्तन जारी रखता था। जीवित सत्तावाद की स्थितियां यह थी कि मनुष्य
किसी भी अज्ञात शक्ति को जीवित मानता था। वह यह समझता था कि ये शक्तियां किसी जीवित प्राणी या जीवित मनुष्य के द्वारा आरोपित हैं और ये हम सभी पर पूरी तरह से हावी हैं और उसी के द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है। तो धार्मिक स्तर का पहला स्तर हुआ जीवित सत्तावाद, फेटिशिज्म, यानी मनुष्य ने यह समझ लिया कि यह किसी जीवित सत्ता की देन है, किसी जीवित सत्ता ने हम पर काबू किया है, कब्जा किया है और उसी के द्वारा ये गतिविधियां की जा रही है। दूसरा स्तर था बहुदेवत्ववाद। मनुष्य जैसे जैसे अपने जीवन क्रम में आगे बढ़ता जा रहा था, उसके साथ अनेक तरह की प्राकृतिक घटनाएं होती थी, वह विचलित होता चला जाता था। वह यह मानता था कि अभी थोड़ी देर पहले जब बादल हुआ तो बारिश हो गई, उसके बाद कभी बादल होता है तो तूफान आ जा रहा है, कभी कभी बिना बादल के भी बारिश हो जा रही है। ये सारी परिस्थितियां उसको मिला जुला कर पूरी तरह से परेशान किया करती थी। उसने हर अलग अलग परिस्थितियों में एक एक देवता या पूज्य वस्तुओं या आस्थावान स्थितियों को ग्रहण करता चला गया, जिससे हर जगह उसके आस्था के प्रति एक एक देवता का निवास होता चला गया, यानी उसकी आस्था अनेक जगह पर वितरित होते चली गई। यह बहुदेवत्ववाद का स्तर था, यानी हर जगह बहुत सारे देवी देवता स्थापित हो चुके थे। कभी वह नदी की पूजा करता था, कभी किसी वृक्ष की पूजा कर लेता था, कभी किसी चट्टान पहाड़ की पूजा कर लिया करता था। ऐसी स्थितियां उसके साथ थी। उसकी भावना, उसकी आस्था इन सारे परिस्थितियों में बटी हुई थी। यह बहुदेवत्ववाद का स्तर था। धार्मिक स्तर का यह दूसरा स्तर था। पहला स्तर कौन सा? जीवित सत्तावाद, फेटिशिज्म। दूसरा बहुदेवत्ववाद, पॉलीथिज्म। यानी पहले स्तर में जीवित सत्तावाद में उसे कुछ भी पता नहीं था, वह सिर्फ यह मानता था कि कोई अज्ञात जीवित शक्ति है जो ये सारी घटनाएं किया कर रहा है। फिर दूसरे स्तर में आता है, अलग अलग जगह पर अपनी आस्था व्यक्त करता है, बहुत सारे देवी देवताओं के वास को मानता है, उनके अस्तित्व को मानता है, जिससे बहुत सारे देवी देवता स्थापित हो चुके होते हैं और वह धीरे धीरे दिग्भ्रमित होता है, परेशान होना शुरू हो जाता है। कभी मानता है कि ये देवता, ये ईश्वर मेरी मदद करेंगे, लेकिन परिस्थितियां जो है उसको विचलित करती हैं, उसकी इच्छा या उसका मनोनुकूल काम हो नहीं पाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से काफी विचलित रहा करता है। यह बहुदेवत्ववाद था, यानी धार्मिक स्तर का दूसरा उपस्तर। अब जब वह अनेक देवी देवताओं के चक्कर में पड़ता है, उसके दिमाग में बहुत सारे देवी देवता चलते हैं, वह दिग्भ्रमित हो जा रहा है। उसके मन में परेशानी आ रही है कि हमें इन देवताओं ने सहयोग नहीं किया, मैं भयभीत हो भी रहा हूँ और यदि उनकी पूजा अर्चना भी कर रहा हूँ, वैसी स्थिति में भी मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। डियर व्यूअर्स, यह बहुदेवत्ववाद था और इस घटना से या इस मानसिक परिस्थितियों से उसके मन में काफ़ी विचलन और भय तथा उसके आस्था के प्रति उसका चिड़चिड़ापन हो जाता है या उसके आस्था से उसका विलगाव हो जाता है। वह अलग होना चाहता है। धीरे धीरे वह इन सब से हटकर और सिर्फ एक ईश्वर के प्रति आसक्त होता है और वह मानने लगता है कि ईश्वर एक है, वह कोई अज्ञात शक्ति है, चाहे वह जीवित रूप में है अथवा मृत रूप में, वह हमारे लिए बिल्कुल अनजाना है। हमें उसके प्रति आस्था रखनी चाहिए, लेकिन हमें उससे जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह धार्मिक स्तर का तीसरा उपस्तर था, एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म। यानी मनुष्य के विकास का क्रम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हमारे समाज के विकास का भी क्रम बढ़ता जा रहा है। हम सबसे पहले चले थे धार्मिक स्तर से, जहां हमारे पास कोई भी औजार हथियार कुछ भी नहीं थे, सिर्फ वनवासी की तरह हम पूरी तरह से आदि मानव का जीवन व्यतीत किया करते थे। वहां से पूरी तरह से इन तीन अवस्थाओं में गुजरते हुए हमारा थोड़ा मानसिक विकास हुआ और वहां से मनुष्य ने मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास को भी महसूस करना शुरू किया। और इसी बात को अगस्त को आगे लेकर चलते हैं। धार्मिक स्तर के बाद मनुष्य जब थोड़ा
मानसिक रूप से सबल हो जाता है, उसकी मानसिक स्थितियों का विकास हो जाता है, वह सिर्फ एक अज्ञात शक्ति, एक ईश्वर में विश्वास करने लगता है, तो धीरे धीरे वह अपने विकास के अगले स्तर में प्रवेश कर जाता है, जो स्तर था तात्विक स्तर। तात्विक स्तर में मनुष्य सोचता है कि ये सारी घटनाएं अज्ञात है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, इसका कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता, इसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ये होना है तो होना है और हमें इसके प्रति आसक्त नहीं होना है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर एक है, वो जब चाहेगा जो चाहेगा वो करेगा। यह मनुष्य के और समाज के विकास का दूसरा स्तर था, तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज। इसके बाद इस स्तर पर मनुष्य ने थोड़ा आविष्कार और अन्य अपने जीवन शैली में अनेक परिवर्तन लाए और इन परिवर्तनों के बलबूते वह आगे बढ़ता चला गया, जो आगे चलकर मनुष्य और समाज तीसरे स्तर में प्रवेश करता है। यानी समाज के विकास का तीसरा स्तर वैज्ञानिक स्तर, पॉजिटिव स्टेज, जिस स्तर में आज हम जीवन जी रहे हैं, जहां विकास की बातें होती है, हम समस्याओं को चिन्हित किया करते हैं, उस पर अनुसंधान किया करते हैं, उस पर अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उसका वेरिफिकेशन किया करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन किया करते हैं, उसका जनरलाइजेशन किया करते हैं। इस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ किसी भी घटना का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यदि दो व्यक्तियों के बीच कोई भी टकराव हो, यदि व्यक्ति सामान्य हैं तो कोई परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन यदि उनमें धार्मिक कट्टरपन ज्यादा हो तो वह विवाद किसी भी रूप से दंगा का रूप ले सकता है। यह वैज्ञानिक स्तर है, जहां हम घटनाओं के पूर्वानुमान की ओर तुरंत बढ़ते हैं और घटनाओं का अंदाजा लगा लिया करते हैं। हम इसी 3 स्तरों से होकर, अगस्त कॉम्ट ने समझाया कि हमारे समाज का विकास इन्हीं 3 स्तरों से हुआ है, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर। मैंने अभी आप सभी को बताया। धार्मिक स्तर को 3 उप स्तरों में बांटा गया। कौन कौन सा? जीवित सत्तावाद, फेटिसिज्म, बहुदेवत्ववाद, पॉलीथेइज्म और एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म। धार्मिक स्तर जिसके 3 उप स्तर, दूसरा तात्विक स्तर और तीसरा वैज्ञानिक स्तर। यानी अगस्त कॉम्ट ने साफ साफ यह बताया कि समाज के विकास का क्रम 3 स्तरों से होकर गुजरा है। धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज, तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज, वैज्ञानिक स्तर, पॉजिटिव स्टेज। इन 3 स्टेज से होकर आज हम इस डेवलपमेंट की अवस्था से गुजर रहे हैं, जहां हम धर्म और विज्ञान का सामंजस्य मिलाकर चल रहे हैं। साथ ही साथ जब हम यह महसूस करते हैं कि हमारे धर्म में वैज्ञानिकता है या वैज्ञानिकता में धर्म है, इन दोनों चीज़ों को परस्पर रूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसी पर अपना आकलन लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, यही समाज के विकास का क्रम था। हालांकि अनेक समाजशास्त्रियों ने अगस्त कॉम्ट के इस सिद्धांत का आलोचना भी किया है कि उन्होंने सिर्फ एक ही स्तर पर, एक ही परिस्थितियों पर ध्यान दिया है। उन्होंने यह नहीं समझा कि मनुष्य पूरी तरह से अपनी मानसिक अवस्था में है और वह एक घटना पर अलग अलग निर्णय ले सकता है। फिर भी आज यह सिद्धांत हम सभी के लिए बहुउपयोगी है और हम यह अंदाज लगा सकते हैं, यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे समाज के विकास का क्रम कितने जटिलता से होता हुआ आया है। सबसे पहले हम कितने कठिन परिस्थितियों में थे, आज धीरे धीरे शनय शनय एक लंबी सतत प्रक्रिया के बाद आज हमारा विकास हुआ कि हम इन परिस्थितियों में पहुंचे हैं कि किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अगस्त कॉम्ट हमेशा किसी भी घटना को वैज्ञानिकता से एकदम पूरी तरह से वैज्ञानिक परिस्थितियों से अध्ययन करने पर जोर दिया करते थे। वे हमेशा कहते थे कि किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन, एनालिसिस और प्रिडिक्शन यानी अनुसंधान करते हुए सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया तक किसी भी घटना का अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे समाज को एक नई दिशा मिले, नए सिद्धांत विकसित हों,
इस तरह की होने वाली आगामी घटनाओं का पूर्वानुमान भी लगाया जा सके, ऐसी परिस्थितियों पर मनुष्य सजग हो सके, समाज को सहायता मिल सके। यह अगस्त कॉम्ट पूरी तरह से समर्पित भाव से कहा करते थे, या उनके हर रचना में यह प्रभाव दिखता है। अगस्त कॉम्ट ने सबसे पहले जब समाजशास्त्र को विकसित करने का प्रयास किया तो उनके दिमाग में दो बातें थी कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि मनुष्य समान परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार किया करता है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया। आप सभी, उम्मीद है कि इस सिद्धांत को पूरी तरह से सुनने समझने में सक्षम हुए होंगे, इसका लाभ उठाएंगे। आगे हम अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद सिद्धांत की बातें करेंगे, जो अगले कड़ी में आप लोगों के लिए लाया जाएगा। हमारे कंसेक्यूटिव वीडियो को आप देखेंगे और लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं। थैंक यू। आप सब अपना ख्याल रखें। कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी है, इससे हमें सिर्फ बचना नहीं है, औरों को भी बचाना है। सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का 100% पालन करें, खुद सुरक्षित रहें, हमेशा मास्क लगाएं, घर में हैंड वॉश अक्सर करें और लॉकडाउन को एंजॉय करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, राष्ट्र के विकास में आप सभी अपना योगदान दें। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। गुड नाइट।